नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये बात है 19वीं शताब्दी में जब पहली बार लोगों ने पंजाब प्रांत के अंदर ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां पर बनी बनाई ईंटें मिली, जिससे लोगों ने भगवान का चमत्कार मानकर उनका उपयोग घर बनाने के लिए किया। जब दोस्तों इस बात की भनक चार्ल्स मैसन को लगी तो उन्होंने 1826 के अंदर इस पुरानी सभ्यता के बारे में खोज की। फिर दोस्तों उसके बाद कनिंघम ने 1856 के अंदर इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर का उत्खनन किया। तो दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा नगर का उत्खनन होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। दोस्तों कई इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख के अंदर हड़प्पा शहर को मानते हैं, जिस कारण इसको हड़प्पा नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये बात होगी हड़प्पा शहर के इतिहास के बारे में कि इस शहर की स्थापना कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई तथा पूरी स्टोरी इस शहर के बारे में इतिहास से जुड़ी हुई। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक एक करके कि उत्खनन के दौरान क्या कुछ चीजें इस शहर से मिली है, क्या कुछ ऐसी चीजें हमें मिलती हैं जिससे ये पता चलता है कि उस समय लोग किस तरीके का जीवन यापन करते थे तथा उस समय लोगों का रहन सहन कल्चर किस तरीके का हुआ करता था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नगर नियोजन के बारे में। तो दोस्तों हड़प्पा शहर के अंदर एक दुर्ग हुआ करता था। उस दुर्ग के अंदर शासक वर्ग के लोग रहते थे, बड़े वीआईपी रॉयल फैमिली उस दुर्ग के अंदर रहा करती थी और उस दुर्ग के ठीक बाहर उससे निम्न स्तर का शहर हुआ करता था, जिसके अंदर कच्ची ईंटों से मकान बने हुए थे। उन मकानों के अंदर निम्न वर्ग के लोग जैसे श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, सैन्य वर्ग आदि निम्न स्तर के लोग रहा करते थे। दोस्तों उस समय के यह शहर काफी ज्यादा सुव्यवस्थित ढंग से हुए थे। यहाँ पर सड़कें पक्की हुआ करती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, गलियों का पूरी तरह इंतजाम था और नगर काफी ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए थे, आयताकार क्षेत्रफल में फैले हुए थे। और बात करें भवन और इमारतों की तो उनका साइज भी काफी बड़े बड़े भवन और इमारतें हुआ करती थी और हड़प्पा शहर की सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा जाता था। दोस्तों हड़प्पा शहर की सबसे बड़ी इमारत को स्नानागार कहा जाता था। ये एक सार्वजनिक जगह होती थी जो सबसे बड़ी विशाल जगह होती थी, जहाँ पर सार्वजनिक रूप से लोग यहाँ पर स्नान किया करते थे। दोस्तों स्नानागार के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये ईंटों की स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। ये एक 11.8 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा स्नानागार, जिसके अंदर जाने के लिए दोनों सिरों से सीढ़ियां होती थी तथा बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बनाए गए थे। इस बड़े स्नानागार में पानी की आपूर्ति के लिए एक पास में कुआं होता था। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान करने के लिए बनाया होगा, जो भारत के पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों में आवश्यक माना जाता है। जिस तरह दोस्तों आज भी हिंदू धर्म के अंदर लोग सामूहिक रूप से पवित्र स्नान को धार्मिक रूप से मानते हैं, जिस तरीके से गंगा के अंदर नहाना और बड़े बड़े कुंड, तालाब, तीर्थ स्थल होते हैं, वहां पर स्नान करना एक धार्मिक रूप से काफी पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से उस समय भी ये एक सामूहिक स्नानागार होता था, जिसे धार्मिक रूप से काफी ज्यादा मान्यता दी जाती थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन के बारे में भी जानते थे। वे दूध, मांस, कृषि कार्यों के लिए, बैलगाड़ियों को चलाने के लिए आदि कई कार्य करने के लिए पशुओं को भी पालते थे। तो दोस्तों बात करें उद्योग धंधों की तो यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, रंगों में अलग अलग चित्रकारी करना, कपड़े सिलना तथा लोहे से बनी वस्तुएं मिली, जिनसे देखकर पता लगता है कि उस समय के लोग लोहे के बारे में भी जानते थे। दोस्तों बात करें धार्मिक जीवन की तो हड़प्पा शहर से मिट्टी से बनी मूर्तियां मिली थी, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग अपने घरों में या खेतों में या नदी के किनारे पूजा किया करते थे, क्योंकि दोस्तों उत्खनन के दौरान यहाँ पर मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दोस्तों बात करें शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में तो यहाँ के लोग पत्थरों के बारे में बहुत सारे औजार बनाना जानते थे और उपकरण का प्रयोग करते थे। लोग तांबे तथा टीन को मिलाकर धातु शिल्प, कांस्य का निर्माण करते थे। लोग नाव निर्माण, मुद्रा बनाना, मूर्ति निर्माण आदि के बारे में जानते थे और इन चीजों का उन्हें ज्ञान भी था। दोनों ही सभ्यताओं के लोगों का कल्चर काफी मिलता जुलता था और वर्तमान समय में ये दोनों नगर पाकिस्तान के अंदर स्थित हैं। इन्हीं सभ्यता से हमें यह पता चलता है कि आज से तकरीबन हजारों साल पहले लोगों का जीवन किस तरीके का हुआ करता था, वे किन किन चीजों के बारे में जानते थे। दोस्तों अगर आपको इतिहास से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियो और देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।